हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपके 4 पार्ट है वो अपलोड कर दिए। ओके, नेक्स्ट अपन आज पढ़ेंगे एलपीजे एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉनलिनियर इक्वेशन। यहाँ क्वेश्चंस आते हैं वो नॉनलिनियर इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है, और एप्लीकेशन में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं नीट के अंदर। ओके, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे एलपीजे। व्हाट इज एलपीजे, क्या है एलपीजे, क्या है? ओके, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, इसको एलजेपी भी बोल सकते हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब, जैसे ये मान लो एक यूट्यूब है और इसमें 2 डिफरेंट टाइप के लिक्विड डाले गए, जिसमें यहां पर एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये डाला हुआ है। एक में मान लो कैथोड है और एक में मान लो एनोड है। दोनों लिक्विड डिफरेंट है। ये मान लो कॉपर सल्फेट है तो ये मान लो जिंक सल्फेट है, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा और दोनों के जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा। दोनों लिक्विडों के जंक्शन पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा। इस विभवांतर को अपन क्या बोलते हैं? एलजेपी बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो कोई भी सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एंड ई रिड्यूसिंग पोटेंशियल प्लस ई एलजेपी, पूरे को कंसीडर करके ही ई सेल फाइंड आउट किया जाता है। जब तक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सेल के अंदर अवेलेबल होगा तब तक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में कुछ एरर आएंगे, तो उस एरर को क्या करना पड़ेगा? आपको रिमूव करना पड़ेगा। उस एरर को रिमूव करने के लिए, इट मींस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाने के लिए अपन को सॉल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। तो एक एप्लीकेशन सॉल्ट ब्रिज का ये भी हो गया कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है या जो लवण सेतु होता है, लवण सेतु, इसका जो कार्य होता है वो एलजेपी को रिमूव करने में यूज होता है। तो जब आप सेल के यहाँ गए, वो सेल मान लो 2 आप सेल है, 2 आप सेल में जब आप सॉल्ट ब्रिज लगा देते हो तो वहां पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कब? जब इसके अंदर आपने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने पर जो ई एलजेपी होगा वो 0 हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ओपी प्लस ई आर। ओपी कहां पर फाइंड होगा? ओपी किसके लिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एनोड के लिए होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए फाइंड होगा? कैथोड के लिए होगा। सही, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी का। मैंने आपको नॉनलिनियर इक्वेशन में जब आपको डेल जी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना सिखाया था, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। याद करो, कोई भी इक्वेशन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसकी जो वैल्यू होती है वो डेल जी के ऊपर डिपेंड करती है। जब डेल जी का वैल्यू, केसेस होते हैं, केस नंबर फर्स्ट, जब डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब प्रक्रम होगा वो स्वतः होगा। तब डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आने का कब चांस बनेगा? जब ई नॉट का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो प्रोसेस हो जाएगा
भी दिमाग में क्वेश्चन और डेवलप होता है कि सर केस थर्ड डाल दो, तो केस थर्ड डाल दो, तो केस थर्ड में डेल जी का वैल्यू क्या हो जाए 0। ये जो कंडीशन होती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, मतलब साम्य अवस्था की कंडीशन होती है। साम्य अवस्था पर डेल जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। 3 केसेस होते हैं और ये आपको हमेशा से पूछते रहते हैं। ये एक टाइप का वर्क डन है, डेल जी क्या है, वर्क डन है। आपको कभी कभी वर्क डन पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो वर्क डन वर्ड आ जाए तो इसका मतलब आप डेल जी फाइंड करना, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इनटू चार्ज। अब ये क्या है, इसमें सेल है, तो सेल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वोल्ट है इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, ये तो चार्ज हो गया, चार्ज को तुलना में फेरेड ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के इक्वल हो गया। और जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और वर्क को क्या लिख दोगे, डेल जी। तो इस फॉर्मूले को भी आप वर्क डन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो। मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, क्योंकि नीट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, रख लोगे शायद, मेरे हिसाब से यहाँ तक आप में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, कॉम्बिनेशंस दे देते हैं, 2 रिएक्शन दे देते हैं और उसमें कॉम्बिनेशन दे देते हैं और आपको डेल जी का वैल्यू पूछ लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी पूछ लेते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, combination of electrode potential for the new reaction। मान लो 2 अभिक्रियाएं दी हुई हो और उनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको कॉम्बिनेशन पूछे, आपको क्या पूछे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन पूछे। कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में सेट करना है, विदाउट कॉन्सेप्ट्स काम नहीं होते हैं। ओके, जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट है M1 एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कन्वर्ट हो रहा है M+N, और यहां से ये N इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। ओके, मैंने ये N1 मान लिया और N1 इलेक्ट्रॉन मान लिया। अब एक दूसरा एलिमेंट है, यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे मैंने एक M2 एलिमेंट मान लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए थे, बट इसने N2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, M2। तो यहाँ इसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं होगा, रिडक्शन हो गया। दोनों अभिक्रियाओं को मैं कंबाइन करके लिखूं, दोनों अभिक्रियाओं को मैं कंबाइन करके लिखूंगा, क्या हो जाएगा, M1 plus M2 N2 gives then M1 plus N2 plus N1 plus M2। अब मान लो इस अभिक्रिया के लिए डेल G1 है वो है -N1Fe0, और इस अभिक्रिया के लिए डेल G है वो है आपके -N2Fe0। N2 क्यों, क्योंकि इसने N2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और उसने N1 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सही, मेरे हिसाब से इसमें आपके कोई डाउट नहीं होने चाहिए, बराबर। अब जैसे मान लो कि मैंने ये न्यू रिएक्शन लिखी, तो न्यू रिएक्शन में मान लो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल जी इक्वल टू हो गया -N3Fe0, बराबर। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू चेंज कर सकता है, कोई वो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू वो आपके चेंज नहीं करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो इस रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को क्या मान लो E1, इसके लिए क्या मान लो E2 और इसके लिए क्या मान लो E3। दोनों रिएक्शन कंबाइन हुई तो डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल G1 प्लस डेल G2। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो ये क्या हो गया -N3Fe3 इज इक्वल टू -N1Fe1 -N2Fe2। ओके, अब देखो इसमें से माइनस को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, N1Fe1 प्लस N2E2। अब माइनस माइनस उसका क्या हो गया, कैंसिल,
इसमें से f भी कॉमन आ सकता है, इधर वाला f होगा वो इस f के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं यहाँ पर उसके ऊपर नोट करता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, n3 E3 नॉट इज इक्वल टू n1 E1 नॉट प्लस n2 E2 नॉट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंबाइंड रिएक्शन n1 E1 नॉट प्लस n2 E नॉट अपॉन n3। इस इक्वेशन का आप यूज करके क्या निकाल सकते हो, कंबाइंड इलेक्ट्रोड फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक दो रिएक्शन है उनको कंबाइन किया हुआ है और कंबाइन करके उसको उनको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना, तो आप फाइंड कर सकते हो। अब हो सकता है कि वो आपको कंडीशन डाल देंगे, जैसे n1 n2 इक्वल टू n3, ये कंडीशन डाल दें कि भाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n1 n2 और n3 क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधी सी बात क्या हो जाएगी, E3 इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर दो, ऐड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन खूब आते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, ओके, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके EMF फॉर गिवन डायग्राम। जो गिवन जो डायग्राम है उसका आपको EMF दिया हुआ है, ओके। आपको जो एक रिएक्शंस का डायग्राम है उसमें आपको EMF का वैल्यू दिया हुआ है। रिएक्शन है FeO4 -2 कन्वर्ट इनटू द Fe+3 एंड कन्वर्ट इनटू द Fe+2। एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक कन्वर्जन है और Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe0। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +6 है। कुछ बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने नहीं आते, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो x। एक ऑक्सीजन है कितना था, -2 × 4 इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर वाला चार्ज -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 और ये कितना हो गया, +8, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +6। इट मींस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeO4 -2 कितना हो गया, +6। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना नहीं आएगा तब तक आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ओके। जिसमें आपके यहाँ पर E0 का जो वैल्यू दिया हुआ हो गया +2.2 वोल्ट और दूसरे का दिया हुआ है आपके E +0.77 वोल्ट और तीसरे में आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके 0.44 E0 0.44 वोल्ट, ओके। आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E0 FeO4 -2 कन्वर्ट इनटू Fe+2। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने दो स्टेप आ गए, एक स्टेप तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट और ये स्टेप नंबर सेकंड। अब आपको दोनों के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने पड़ेगा ना। इसमें देखो कितने ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +6, इसमें कितना +3, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 का। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे में यहाँ पर आपके +4 इलेक्ट्रॉन का चेंज। इसका मतलब आपके सामने 3 इक्वेशन बन रही है क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वेशन बनेगी तो आपको 3 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बराबर। तो इक्वेशन क्या बन गई, N3Fe0 मतलब ΔG वाला, ΔG ΔG1 ΔG2, ओके। इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ΔG क्या निकाला था अपने, N3Fe03, याद आ रहा है। ये क्या निकाला था, N1Fe01 और ये क्या निकाला था
N2F(E2)0 याद करो। F तो सब में कॉमन ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो F तो आप उड़ा दो, चाहिए F को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। देखो F तो F कैंसिल हो जाए, कॉमन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करो। इसमें चेंज कितने हो रहे हैं बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो वैल्यू पुट कर दो और क्या करना है, E3 = N1E0 1 plus N2E2/N3 वैल्यू पुट करनी है। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2.2 into ये क्या कर दिया 3 बराबर, और इसका वैल्यू कितना था 0.77 into कितना हो गया 1 अपॉन चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया 4। इसको क्या करो, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा आपको, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ओके ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द नर्नेस्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ द नर्नेस्ट इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। नर्नेस्ट इक्वेशन के 6 एप्लीकेशन हैं, तो आज अपन कंप्लीटली 6 भी डिस्कस नहीं करेंगे, बट 2-3 तो एप्लीकेशन अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, 2-3 एप्लीकेशन डिस्कस कर लेंगे तो आपके 2-3 कर लेंगे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सब पार्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस 4 पार्ट है जो अपलोड किए हुए उनको भी देखने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 5th पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ E सेल एंड E0 सेल। देखो सब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सब के सब क्या आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से ही आप काम निकालोगे। अब देखो आपको E0 सेल पूछ ले, E0 सेल फाइंड करो स्टैंडर्ड, तो EOP प्लस ERP पहले से इससे फाइंड करना। आपको E सेल पूछ ले तो वो वाली इक्वेशन याद रखनी, नर्नेस्ट वाली, कौन सी, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n, याद आ रहा है आंसर, क्यों नहीं आ रहा, लॉग ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अपॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जब तक आपको इक्वेशन याद नहीं होगी तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं होगी। अब इसमें इस इक्वेशन के क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कभी गिवन नहीं होती, ये दोनों वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज गिवन नहीं हो तो आपको क्या दे सकता है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे सकता है, किनका, दोनों इलेक्ट्रोड का। दोनों इलेक्ट्रोड का रिड्यूसिंग पोटेंशियल देने तो दोनों में से क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है ना, E कैथोड माइनस E एनोड कर देना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और मान लो कि वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे दे तो E एनोड माइनस E कैथोड कर देना। तो ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू बहुत ही कम गिवन होती है, इन दोनों की वैल्यू गिवन होती है। इन दोनों की वैल्यू गिवन होती है तो आप यहाँ से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लो। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूसिंग सब्सटेंस। हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसके वैल्यू पूछ ले, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पूछ ले, इसका वैल्यू भी पूछ सकता है, इसका वैल्यू पूछ सकता है। मोस्टली जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ई सेल पूछते हैं। क्या पूछते हैं, ई सेल पूछते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन शायद मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन में एक वर्ड डाल देते हैं कि रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रहा है, साम्य अवस्था को शो कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना साम्य अवस्था में क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वली चलेगी तो वहां पर ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। साम्य अवस्था, क्या बोला, साम्य अवस्था पर इक्विलिब्रियम स्टेट में ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो फिर क्या आ जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू, इधर ले जाओ, 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अपॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जब आपको ये वाली वैल्यूज नहीं दी हुई हो और ये वाली वैल्यू दी हुई हो और आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना पूछे तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। बट गिवन क्या होगा, कंडीशन गिवन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन होगी। इस वर्ड का ध्यान रखना क्योंकि वर्ड हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम करते हैं। ओके, एक एप्लीकेशन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सेकंड एप्लीकेशन आता है आपके कैलकुलेशन ऑफ द
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एंटीलॉग पता होना चाहिए। जब तक आपको एंटीलॉग पता नहीं होंगे तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब एंटीलॉग सर हम कैसे फाइंड करते हैं? एंटीलॉग की तो आपको पता है कि क्या आती है, लॉगरिथम की टेबल आती है, टेबल के बेस पर सॉल्व करना पड़ता है। तो नीट वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर एंटीलॉग की वैल्यू गिवन होती है। तो सेकंड एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। हो सकता है कि आपको ये के क्वेश्चन में गिवन ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, पूछे क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है। ओके, के इज इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड concentration of the reactant. It means the oxidizing substance upon the reducing substance. Okay, अब देखो मैंने आपको इक्वेशन बताया है, याद करो। del G is equal to -2.303 RT log K. K is equal to equilibrium constant. Okay, no doubt. और del G is equal to क्या होता है? -NF E naught is equal to -2.303 RT log K. इस फॉर्मूले से भी K का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। कब? ये वाला। तो E naught is equal to माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 RT log K upon NF। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अब मान लो कभी कभार ये आपको नहीं दे कि सर ये आता ही नहीं हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे मान लो इक्वेशन दी E cell is equal to E naught minus 0.059 n log oxidizing substance upon reducing substance। तो इसको आप क्या लिखते हो? K। और अब आपको फाइंड क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर E cell का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी? E naught cell उधर चला गया -0.059 upon n log oxidizing substance upon reducing substance। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस का जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? K। तो E naught cell is equal to क्या हो गया? 0.059 n log K। यहाँ से भी आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन आ गया आपको K फाइंड करना, तो आप यहाँ से फाइंड। तो सर ये कैसे फाइंड करेंगे? ये वही कॉन्सेप्ट EOP प्लस ERP। कोई डाउट? मेरे हिसाब से आपको क्या लेना आना चाहिए? एंटीलॉग लेना आना चाहिए शायद, इसमें कोई डाउट नहीं होना